हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और 31 जुलाई है, आज है 31 जुलाई। आज कौन कौन से करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू से हम यहाँ पे देखेंगे और ये करंट अफेयर एमसीक्यूज आज के द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी से लिए गए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं पहले एमसीक्यू की जो है इमरजेंसी पावर के रिगार्डिंग। इमरजेंसी पावर, आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में आपातकाल या इमरजेंसी पावर के संबंध में प्रावधान है, प्रोविज़न है कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि पावर को सेंट्रलाइज करना हो या पावर को एक जगह एक हाथ में रखना हो जिसे आसानी से चीज़ों को हैंडल किया जा सके, उसके लिए इमरजेंसी प्रोविज़न किए गए थे, जो कि पार्ट 18 में मेंशन्ड हैं। पार्ट 18 में मेंशन है, ठीक है। अब पार्ट 18 में मेंशन तो है ही, साथ ही इसका आर्टिकल में भी मेंशन है। आर्टिकल 352, 360, 352 से 60 में मेंशन है। अगर हम बात करें 352 किसके बारे में बात कर रहा है, 352 बात करता है किसके बारे में, नेशनल इमरजेंसी के बारे में। नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है 352 आर्टिकल, ओके। नेशनल इमरजेंसी, अब नेशनल इमरजेंसी अब की कैसी होगी, या तो कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होगा, बाह्य आक्रमण हो रहा हो, अग्रेशन या बाह्य आक्रमण हो रहा हो, या तो कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो गई हो, या आर्म्ड रिवेलियन हो गया हो, आर्म्ड रिवेलियन या सैन्य विद्रोह हो गया हो। अब अगर हम बात करें जो सैन्य विद्रोह है, पहले ये वर्ड यहाँ पे शामिल नहीं था, इसकी जगह एक दूसरा वर्ड शामिल था जिसे इंटरनल डिस्टर्बेंस कहा जाता था। इंटरनल डिस्टर्बेंस या आंतरिक अशांति, इसको यूज करके इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया 1975 में। अब इस आपातकाल को लगाया कि कोई इसका रीजन नहीं था इंटरनल डिस्टर्बेंस क्यों है। बाद में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है, जनता पार्टी की सरकार ने इसको रिप्लेस किया जाता है और इससे आर्म्ड रिवेलियन यहाँ पे शामिल किया जाता है कि जब सैन्य विद्रोह हो जाएगा तभी आपातकाल लगाया जाएगा। दूसरा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनकी रिटर्न रिकमेंडेशन में आपातकाल लगाया जाएगा। तो ये तो सारे हो गए चेंजेस। आप तो बात होगी नेशनल इमरजेंसी कई बार लगाई। आर्टिकल 356 किसके बारे में बात करता है, प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करता है कि जो राज्य में आपातकाल स्टेट में इमरजेंसी कैसे लगाई जाएगी, स्टेट इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया जाएगा। ये कई बार लगाया गया है ना, अलग अलग राज्यों में लगाया जाता है। जब कोई राज्य डेमोक्रेटिक फॉर्म से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हो तो वहाँ पे गवर्नर की रिकमेंडेशन पर यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तीसरा आता है इंपॉर्टेंट 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। ये आज तक भारत में कभी नहीं लगा है और आई होप कभी ना लगे, लेकिन ये आपातकाल का प्रावधान है कि जब भी हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी हो जाए कि खराब हो चुकी हैं, पूरी ध्वस्त हो चुकी हैं, तो ये आपातकाल लगाया जा सकता है, ओके। फर्स्ट एमसीक्यू किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे देखते हैं। आर्टिकल 356 इनेबल इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। तो हमने यहाँ पर देखा कि 356 यहाँ प्रेसिडेंट के रूल के बारे में बात करता ही है, एकदम करेक्ट है ये स्टेटमेंट। दूसरा आर्टिकल 352, 360 डिफाइन ऑल इमरजेंसी टाइप। तो बहुत ही आसान एमसीक्यू आपको यहाँ पे लग रहा होगा, हमने सारा डिस्कशन यहाँ पे कर लिया है इमरजेंसी के संबंध में। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, 1 and 2, बोथ 1 and 2, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम बात करते हैं आगे अगले एमसीक्यू की, अगला एमसीक्यू यहाँ पे बात कर रहा है विद द डिफरेंस। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सारी चीजें हो गई हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अगला एमसीक्यू किसके बारे में, विद द रेफरेंस ऑफ आरडीआई स्कीम। आरडीआई स्कीम के बारे में है ये क्वेश्चन, जिसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। पहला जो स्टेटमेंट बात कर रहा है, टोटल आउटले इज 1 लाख करोड़ ओवर 60 ईयर्स। तो 6 साल के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो इनिशिएटिव स्कीम्स हैं उनके लिए यहाँ पे अलॉट किया गया है। दूसरा फंडिंग इज विया लॉन्ग टर्म लोन्स, इक्विटी, डीप टेक फंड एंड नॉट शॉर्ट टर्म लोन्स। तो शॉर्ट टर्म लोन्स नहीं, यहाँ पे बड़े फंड दिए जाएंगे इक्विटी के फॉर्म में, डीप टेक फंड के रूप में भी यहाँ पे पैसे मिलेंगे, खासतौर पे आरएनडी को लेके। तो आरएनडी को लेके यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम। और इस स्कीम को यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, 6 वर्ष का यहाँ पे टारगेट रखा गया है, 1 लाख करोड़ रुपए फंड यहाँ पे रखा गया है। और पूरा पर्पज ये है कि भारत को एक नॉलेज इनोवेशन का हब बनाया जाए, सरकार का ये पर्पज है, ठीक है। अच्छे स्टार्टअप्स बने उसमें, अच्छे अगर इनिशिएटिव्स में, तो ये यहाँ पे पर्पज है। इसलिए बहुत स्टेटमेंट यहाँ पे इसका करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू बात करेंगे यहाँ पर विद रेफरेंस ऑफ इंडियाज स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड। भारत में स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड के संबंध में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बताने हैं। अब अगर हम बात करें स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड होता क्या है, स्किल तो आपको पता होगा, है ना। तो स्किल इम्पैक्ट मतलब कि स्किल के लिए जो काम हो रहा है उसका कितना इम्पैक्ट हो रहा है। ये एक तरह से अगर आप देखो तो डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड है। डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड मतलब कितना फ्यूचर में डेवलपमेंट हो सकता है उसके संबंध में बॉन्ड। जैसे नौकरी है
या ट्रेनिंग है या प्लेसमेंट के लिए बनाया गया है। अब जो SIB है इसमें जो बेनिफिशरीज हैं मैक्सिमम अगर आप देखो 60% के आसपास महिलाएं हैं, और इसका पर्पज़ क्या है कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना, लैंगिक समानता को प्रमोट करना। इसके अलावा जो जेंडर गैप इंडेक्स में इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में महिलाओं की स्थिति कम है उसको बेहतर करना यहाँ पे सरकार का पर्पज़ है। अगर हम देखें यहाँ पे क्या बोले, इट इज इंडियाज फर्स्ट डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब प्लेसमेंट, दैट इज राइट, एब्सोल्युटली राइट। सेकंड, एटलीस्ट 60% ऑफ बेनिफिशियरीज आर वुमेन, 60% यहाँ पे महिलाएं लाभकारी होनी चाहिए। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सही आंसर क्या हो जाएगा? C। आगे हम बात करेंगे, अगले हमसे की बात करें अबाउट सुनामी के बारे में। सुनामी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, जो एक जैपनीज टर्म है सुनामी, जिसे TSU इसका TSU होता है, इसका मतलब होता है बंदरगाह या पोर्ट, है ना। अब नामी का NAMI का मीन्स क्या होता है? नामी का मीन्स होता है लहर या वेव्स। तो पोर्ट में जब बहुत भयानक वेव्स आए तो उसे सुनामी बोला गया है जापानीज टर्म में। तो यही पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बात कर रहा है। अब बहुत सारे सुनामीज आते रहते हैं, एक तरह अगर आप देखो तो ओशन में अगर वेव्स उठ रही है, कुछ भी अगर भूकंप की एक्टिविटी हुई, भूकंप की एक्टिविटी तो भी पानी की लहर उठी और पोर्ट को लगातार कोलैप्स कर सकती है। तो ये सारे रीजन होते हैं भूकंप के। और क्योंकि भारत अगर आप देखोगे यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बारे में अगर आपने सुना होगा, ये अगर इंडिया का मैप आपने देखा है, इंडिया का मैप अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि ये जो सारा पार्ट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट है, जो यूरेशियन प्लेट से जब टकराता है तो कई बार कई रीजन में क्या है अर्थक्वेक इम्पैक्ट होते हैं और ओशन में सुनामी के इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। ऑल अर्थक्वेक जनरेट सुनामी, सभी जो अर्थक्वेक होते हैं सुनामी जनरेट करते हैं, दैट इज नॉट राइट। जो अर्थक्वेक सारे सुनामी जनरेट नहीं करते हैं। कुछ ही MCQ जिनके अगर कुछ ही जो अर्थक्वेक होते जो 7.5 रिएक्टर सेल से अबव हो प्रोबेबली वही सिर्फ क्या करते हैं सुनामी जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे ओनली वन स्टेटमेंट विल बी द राइट। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे बात करेंगे अबाउट COP30 समिट। अब COP30 समिट किस चीज़ का है? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC क्या है? 1992 में एक समिट होता है, अर्थ समिट, जहाँ पे 3 कन्वेंशन निकल के आते हैं। पहला UNFCCC, दूसरा UNCBD। UNCBD किसके लिए था? बायोडाइवर्सिटी के लिए था। और तीसरा था UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डिजर्टिफिकेशन। ठीक, तो जो UNFCCC था वो किसके लिए था? क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए। इसमें ही 2 प्रोटोकॉल आपको देखने को, तो क्योटो प्रोटोकॉल आपको 1997 देखने को मिलता है, दूसरा 2015 में आपको पेरिस एग्रीमेंट इसमें देखने को मिलता है। और उसकी जो बैठक होती है जो जिसमें सारी पार्टीज शामिल होती हैं उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP बोला जाता है। तो अभी अगर आप देखो कि 30वीं COP होने वाली है। अब 30 जो COP होगी कहाँ पे होगी? ब्राज़ील के बेलम में। ब्राज़ील की लोकेशन अगर आपको नहीं पता हो तो अगर अपने साउथ अमेरिका का मैप अगर आप देख रखा है आपने, तो ये सबसे बड़े एरिया में जिस जो कंट्री हो उसे क्या कहा जाता है? ब्राज़ील कहा जाता है। और यहीं पे अगर आप देखो रियो फर्स्ट समिट 1992 में जो रियो समिट हुआ था वो भी यहीं हुआ था। तो इसकी मेजबानी अमेजन रीजन का बेलम करेगा, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। एंड सेकंड ऑप्शन UN क्लाइमेट ब्यूरो मेड टू डिस्कस इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज। तो UN क्लाइमेट जो ब्यूरो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे मुद्दे पर बात करेगा। यह पहला COP है जो अमेजन रीजन में होगा, हालांकि जो अमेजन रीजन उस पर होगा, और क्लाइमेट सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पे बात होगी। अब इसी में अगर आप देखें लास्ट समिट जो हुआ तो ग्लासगो में, हालांकि पहला तो इससे पहले तो बाकू में हुआ था, अजरबैजान के बाकू में हुआ था COP29 आई थिंक, और इससे पहले ग्लासगो में हुआ था। ग्लासगो में जब हुआ तो PM मोदी ने वहाँ पे पंचामृत का टारगेट लिया था। पंचामृत में जहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट था 2017 तक नेट जीरो को अचीव करना, है। दैट इज द टारगेट ऑफ इंडिया क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स। तो यहाँ पे इसका टारगेट था यहाँ पे, और इसको लेके यहाँ पे अभी समिट एक होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 7 बात करें RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो जाती है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? RBI करता है। अभी हमने एक और अभी इंडेक्स रिसेंटली आया था जिसके बारे में हमने सारी इंडेक्स को देखा था। अगर आप परसों के MCQ देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जितने भी इंडेक्स हैं RBI कौन कौन से जारी करता है ना, वो सब आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो RBI जो डिजिटल इंडेक्स है वो यहाँ पे बात कर रहा है किसके बारे में? अगर आप देखेंगे कि पहला MCQ पहले देखते हैं क्या है ऑप्शन। मार्च 2025 डिजिटल पेमेंट रीच 493.22 विथ मार्च 2018 बेस ईयर 100। तो मार्च में जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है वो 493 पहुंच चुका है, ये यहाँ पे बात कर रहा है, और 2018 का बेस ईयर यहाँ पे ले रहा है। अगर हम बात करें तो भुगतान की सुविधा को लेके हो, जब डिजिटल पेमेंट कितना ज़्यादा बेहतर हो पाया, कितना इंक्लूसिव हो पाया है, लोगों तक कितना पहुंच पाया, उसको ये मेजर करता है और RBI से मेजर करता है। आपको पता है कि डिजिटल पेमेंट को लेकर सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव उठाए, खासतौर पर NPCI ने अगर देखें, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें UPI जो बनाया। UPI के बाद अगर आप देखें वेरियस टाइप के पेमेंट्स, भीम है, UPI भीम है, फ़ोनपे है,
अगर आप देखेंगे भारत पे है, वेरियस टाइप के पेमेंट इंस्ट्रूमेंट निकल के सामने आए। इसके अलावा आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम AAP, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं। MDR जिसमें आप देखेंगे जो पेमेंट की मशीन है, तो डिजिटल पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे खुल चुके हैं जिसको यहाँ पे मेजर करता है। दूसरा, मैक्सिमम वेटेज 45% इज पेमेंट परफॉर्मेंस, तो पेमेंट परफॉर्मेंस को 45% यहाँ वेटेज दिया जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बारबाडोस थ्रेड स्नेक। तो बारबाडोस थ्रेड स्नेक के बारे में, इट इज़ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट नोन स्नेक, रीचेस जस्ट ओवर 10 सेंटीमीटर लेंथ। तो सबसे छोटा सांप है जो अगर हम देखें दुनिया का। दूसरा, इट कंजर्वेशन स्टेटस इज क्लासिफाइड इन इंडेंजर्ड बाय IUCN, तो IUCN द्वारा इंडेंजर्ड किया गया है। अब आपको बताना है, तो देखिए अब आपको दिख गया होगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, दैट इज नॉट इंडेंजर्ड, दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। आई थिंक इसके 250 से भी नंबर ऑफ जो स्नेक्स है वो कम है, और इसलिए इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड डिक्लेयर किया गया है। IUCN जिसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है, अब वो 9 कैटेगरी जारी करता है पशु पौधों के संबंध में कि क्या कैटेगरी, किसको कितना प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। जैसे भारत में टाइगर इंडेंजर्ड है, ठीक है ना, लेकिन अगर आप देखेंगे कि क्रोकोडाइल अगर आप देखेंगे तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड आपको मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सारे प्रजातियां हैं। तो यहाँ पर क्या सही आंसर हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ओनली 1। दूसरा यहाँ पर जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है बारबाडोस थ्रेड स्नेक। तो इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्योंकि सबसे छोटा है, यूनिकनेस है उसकी अपनी। अबाउट द UN सिक्योरिटी काउंसिल लेटेस्ट एंटी टेरर मॉनिटरिंग। अब UN सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन जिसे 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया था, उसकी 6 अपनी बॉडी हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन, उसी तरह से सिक्योरिटी काउंसिल है ना, इकोनॉमिक सोशियो काउंसिल है, तो वेरियस काउंसिल्स हैं, ICG है। तो उसमें एक काउंसिल है यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। परमानेंट मेंबर फ्रांस है, ब्रिटेन है, चाइना है, रसिया, अमेरिका, ये परमानेंट मेंबर है। और ये परमानेंट मेंबर किसी भी इशू पर यहाँ पर चीज़ों को लेके बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारत का भी प्रयास है परमानेंट मेंबर हो, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया है। अब अभी क्या मामला है कि द TRF जिसने पुलवामा में अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, दैट इज बेसिकली पार्ट ऑफ लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी ग्रुप है, उसके संबंध में TRF वाज नेम एज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अप्रैल 2025 पहलगाम अटैक। दूसरा, लश्कर-ए-तैयबा वाज रिमूव्ड फ्रॉम द टेरर ग्रुप लिस्ट, तो लश्कर-ए-तैयबा को आतंकवाद सूची से नहीं हटाया गया है। दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है, ऐसा है कि हटा दिया गया, ऐसा नहीं है। UN सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन था जो काफ़ी फेमस है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, 1267, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, और इसमें इस ग्रुप को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1। नेक्स्ट हमसे की बात करेंगे, दार्जिलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंक्लूड विच फीचर्स। तो ये दार्जिलिंग है जो वो कौन से फीचर को यहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना है। अगर हम बात करें जो दार्जिलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये बात हो रही है किसी भूटान की, ठीक है। भूटान में अगर आप देखोगे तो भारत भूटान का एक एनर्जी पार्टनरशिप है, और जो कहीं ना कहीं जो भूटान की एक रिवर है कुरिच, जो वहाँ कुरिच रिवर है, उसमें बेसिकली बेस्ड है। अब इसमें पैसा PPP मॉडल से आ रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से। वर्ल्ड बैंक में पैसा दे रहा है, भारत की तरफ से भी हेल्प मिल रही है, और इसका टारगेट ये है कि 4.5 टेरावाट की एनर्जी जनरेट करने के यहाँ पे पर्पज है, ठीक है। तो एक एनर्जी शेयरिंग प्रोजेक्ट है भारत का भूटान से। अब आइए देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, PPP मॉडल आर वर्ल्ड बैंक फाइनेंसिंग। तो PPP मॉडल है, वर्ल्ड बैंक फाइनेंस कर रहे हैं यहाँ पे, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट, एनुअल कैपेसिटी अप्रॉक्स 4.5 टेरावाट, और तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इसका करेक्ट है। तो कहाँ का प्रोजेक्ट है, किसके साथ साझेदारी थी, वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात करें सुनामी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। मोस्ट सुनामी आर कॉज्ड बाय लार्ज अंडरसी अर्थक्वेक बट अदर ट्रिगर्ड इंक्लूड्स वोल्केनो, लैंडस्लाइड, मेट्रोइड्स। यहाँ पे ये बात करेगा अधिकतर सुनामी बड़े समुद्री तलीय भूकंप में उत्पन्न होते हैं, ऐसा यहाँ पे मानना है। तो यहाँ पे सही बात है, यहाँ पे ज़्यादातर जो सुनामीज है बड़े रीजन में उत्पन्न होते हैं। दूसरा, आउट इन द डीप ओशियन सुनामी वेव्स आर हाई एंड स्लो। खुले समुद्र में सुनामी लहरें ऊंची और धीमी होती है। देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता, जब पूरा समुद्र ही खाली है ना, कोई बाधा नहीं है, तो वहाँ पे तो वेव्स और ज़्यादा हाई होंगी। आपने कुछ वीडियोज़ में सीन्स में देखे होंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। इसका हम बात करें तो भारत में 2004 में के आसपास सुनामी जो आया था हिंद महासागर में, उससे काफ़ी नुकसान हुआ था आसपास के रीजन्स में। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाता है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इसका इनकरेक्ट हो जाता है। आइए अगले MCQ की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं CRIB ब्लड ग्रुप। अब CRIB का फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले आप ये लिख लो, क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम।
क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम इसका नाम है किसका, CRIB का। अब ये जो CRIB है इसमें अगर आप देखो इसके नाम में CR है, CR मतलब क्रोमर, IB मतलब इंडिया बेंगलोर, इसका नाम यहाँ पे रखा गया इंडिया बेंगलोर। अब ये रेयर टाइप का ब्लड ग्रुप है जिसे कर्नाटक में खोज हुई है, ठीक है। अगर हम बात करें इट इज़ प्रीवियसली अननोन ब्लड ग्रुप रिसेंटली डिस्कवर्ड इन कर्नाटका, दैट इज राइट कि हाँ अभी इसे रिसेंटली डिस्कवर किया गया, इसे यहाँ पे रेयर ब्लड ग्रुप यहाँ पे माना जा रहा है। दूसरा इट इज़ पार्ट ऑफ द क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम दैट इज नेम बस CR क्रोमर एंड IB इंडिया बेंगलोर। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, आंसर हो जाएगा इसका C1 and 2 ओनली। तो CRIB क्या है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भारत का है, रेयर है, ब्लड ग्रुप है। इस तरह से MCQs यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। बेसिकली इस तरह से आया जा सकता है। CRB एक बैंकिंग टर्म्स है या कुछ ऐसा है ना, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन बात करेगा RBI DPI के बारे में, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखे खा, लेकिन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, कुछ अच्छा रहा तो हम देख लेंगे। पैरामीटर इंक्लूड पेमेंट इनेबल, डिमांड, सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेमेंट परफॉर्मेंस, कंज्यूमर सेंट्रिक, वेरियस जो इंडिकेटर्स उनको यूज करता है, डिमांड सप्लाई कितनी हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है पेमेंट को लेके, पेमेंट परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, कंज्यूमर सेंट्रिक होना चाहिए है कि नहीं है। द इंडेक्स इज प्योरली बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, तो कैश ट्रांजेक्शन को नहीं बल्कि अगर आप देखो डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन को यहाँ पे बेस्ड है। ओनली वन स्टेटमेंट विल बी द राइट। क्वेश्चन नंबर 13 बात कर रिगार्डिंग द फिजिकल फीचर्स ऑफ माउंट किलो। माउंट किलो जिसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है, इट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ टारूस माउंटेन रेंज। जो टारूस माउंटेन रेंज है, अगर हम बात अनातोलिया तुर्की के आसपास अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे अगर आप देखें दूसरी सबसे छोटी है ये। दूसरा द माउंट वाज फाउंड बाय द मूवमेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड अरेबियन प्लेट। ये यहाँ पे स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा बताना है कि जो अंटार्कटिक प्लेट है, अरेबियन प्लेट की अगर हम बात करें यहाँ पे मूवमेंट से यहाँ पे क्रिएट हुआ था, तो यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अगर हम देखें सॉरी ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि अगर आप देखोगे ऑब्वियस सी बात ये अर्थ हो गई, ठीक है। अर्थ में इस रीजन में अगर आप देखें अंटार्कटिका वाला एरिया है और टर्की वाला रीजन इस रीजन में, ये अफ्रीका हो गया है ना, टर्की रीजन यहाँ पे पड़ता है, ये एशिया हो गया, ठीक है, ये एशिया रशिया हो गया, ठीक है, यूरोप हो गया, साउथ नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया। तो यहाँ पे इस वाले रीजन से इसका मतलब नहीं है, तो यहाँ पे इसका पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे जो बोल रहा है कि अंटार्कटिका और अरेबियन प्लेट के गति से बना, दैट इज नॉट राइट। तो ओनली वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 इसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। इसमें जो स्टेटमेंट्स वो पढ़ लेते हैं, ऑलरेडी हमने इसके बारे में देख लिया है। माउंट सिलो इज लोकेटेड इन अनातोलिया रीजन, टर्की इज द कंट्री सेकंड हाईएस्ट पीक आफ्टर माउंट अरारात। तो माउंट अरारात माउंट अनातोलिया का पार्ट है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैपिंग सेक्शन में हो सकता है, ठीक है। अब अगर आपने मेडिटेरियन सी देखा होगा, भूमध्य सागर देखा होगा, अगर ये भूमध्य सागर, तो ये टर्की की लोकेशन आपने यहाँ पे देख रखी होगी। यूरोप का बीमार कहा जाता है, यूरोप और एशिया के बीच में है, लेकिन टेक्निकली ये यूरोप में आता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा C एंड B बोथ। और ये दार्जिलिंग जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में एक और स्टेटमेंट यहाँ पे था, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, तो दैट इज द राइट आंसर। यहाँ पे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है और इसकी किरुची जो रिवर उसके बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा टाटा पावर इसमें 60% होल्डिंग है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। और DGCPA की 40% है, यहाँ पे गलत है, ठीक है। यहाँ पे इसकी होल्डिंग यहाँ पे नहीं है। दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, पहले स्टेटमेंट यहाँ पे दूसरा इनकरेक्ट, पहला इनकरेक्ट हो जाता है। तो 15 MCQ हमने 15 MCQ देखे। किसी में कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड अच्छे से तैयारी करते रहिए।